हेलो स्टूडेंट्स। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 1 का जो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम चौसर टू द अर्ली मॉडर्न एज में आज हम लोग पढ़ेंगे एलिजाबेथन पोएट्री। ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि एलिजाबेथन पोएट्री ये हमारे यूनिट 1 का ही एक सब टॉपिक है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एलिजाबेथन पोएट्री का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे, कविता। तो ये एलिजाबेथन क्या है? ये फ्रॉम द एज ऑफ चौसर टू द अर्ली मॉडर्न एज में एक पीरियड था जिसे हम एलिजाबेथन एज कहते थे। जब हम लोग रेनेसा पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि रेनेसा पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एलिजाबेथन एज भी उसमें आ रहा था, जैकोबियन आ रहा था, कैरोलिन आ रहा था, कॉमनवेल्थ आ रहा था। तो उसमें से जो एलिजाबेथन एज में पोइट्री लिखी गई थी उन्हें ही एलिजाबेथन पोएट्री कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर एलिजाबेथ कौन थी जिनके नाम पर एक पूरा एज ही पड़ा कि एलिजाबेथन एज, और उसमें से भी एलिजाबेथन पोएट्री इतनी फेमस क्यों है और इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है ये। तो आइए आप सभी को मिलाते हैं क्वीन एलिजाबेथ से। देखिए, ये थी क्वीन एलिजाबेथ वन जिन्होंने 1558 से 1603 तक इंग्लैंड में रूल किया। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ वन हुज नेम डिफाइंस द एलिजाबेथन एज। इनका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ वन, जिनका नाम पर ही एलिजाबेथन एज कहते हैं। ये हेनरी 8 के बाद वहाँ की प्रिंसेस बनी थी। was one of the most remarkable and influential monarch in English history। English history में बहुत ही remarkable and influential monarch। monarch का मतलब क्या होता है? सम्राट, किंग वहाँ की, क्वीन वहाँ की रानी। तो क्वीन एलिजाबेथन वन जिनके नाम पर ही एलिजाबेथन एज पड़ा, और एलिजाबेथन एज में जो पोइट्रीज़ लिखी गई उन्हें एलिजाबेथन पोइट्री कहते हैं। तो her reign 1508 to 1603 is often referred to as the Golden Age due to the flourishing of English culture, especially in literature, the arts and exploration। क्वीन एलिजाबेथ वन जिनका जो देखिए, इस वर्ड का मतलब क्या है होता है? इस वर्ड का मतलब होता है शासन, राज्यकाल। उनका राज्यकाल कितना था? 1558 टू 1603। और इस पीरियड को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं गोल्डन एज। अब भाई, इसे गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीरियड में ही इंग्लिश कल्चर में, रेनेसा पीरियड में इंग्लिश कल्चर में, स्पेशली लिटरेचर में, आर्ट्स में बहुत ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, नए नए आइडियाज़ आए, इनोवेशंस हुआ। इसीलिए इस पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है और एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। एलिजाबेथन एज नाम क्यों पड़ा है आपको समझ में आ गया होगा, क्वीन एलिजाबेथ वन के नाम पर, क्योंकि ये बहुत ही रिमार्केबल एंड इन्फ्लुएंशियल वहाँ की क्वीन थी। और उनके इस पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था? इंग्लिश कल्चर में, स्पेशली लिटरेचर में, आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ग्रोथ हुआ था। अलग अलग राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स दिए थे अपना इस एज में, इसीलिए इस एज को गोल्डन एज कहते हैं। तो आप समझ पाए कि क्वीन एलिजाबेथ वन कौन थी, उनका जो शासन काल क्या था, उनका पीरियड क्या था, रूलिंग पीरियड, ये सब आप समझ पाए होंगे। तो अब देखिए, इन्हीं के नाम पर ही एलिजाबेथन एज पड़ा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो देखिए कि आखिर क्वीन एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पीरियड में क्या हुआ था? इस पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स हुआ था। एलिजाबेथ्स reign इज ऑफन सीन एज अ हाई पॉइंट इन इंग्लिश हिस्ट्री मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उस दौरान कोई भी वॉर नहीं हुए, बहुत ही शांति का माहौल था। इस वजह से इकोनॉमिक में ग्रोथ भी हुआ और कल्चरल अचीवमेंट्स भी हुआ था। सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, एलिजाबेथ वन बिकम अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस, ऑफन रेफर टू एज अ वर्जिन क्वीन। देखिए, वर्जिन क्वीन क्यों इन्हें कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी, मैरिज नहीं हुआ था इनका, तो इसीलिए इन्हें वर्जिन क्वीन भी कहते हैं। ड्यू टू हर डिसीजन टू रिमेन अनमैरिड एंड मेंटेन सोल रूल
over her kingdom. अब स्टूडेंट देखिए, एंड ऑफ हर reign, डेथ कब हुआ था? एलिजाबेथ वन डाइड ऑन मार्च 24, 1603 एट रिचमॉन्ड पैलेस. शी वॉज सक्सीडेड बाय जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, who became James I of England, uniting the crowns of England and Scotland. Queen Elizabeth I's reign left an indelible mark on English history. Indelible का मतलब होता है कि अमिट छाप. Indelible mark का मतलब होता है अमिट छाप. Queen Elizabeth I's reign left an indelible mark on English history, culture and national identity. Her leadership, political acumen. Acumen का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कुशाग्र बुद्धि. उनका लीडरशिप, उनकी कुशाग्र बुद्धि, वो भी किस में? राजनीति में. पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड पैट्रोनेज of the arts contributed significantly to the prosperity and cultural richness of the Elizabethan age. पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण. जैसा कि वो आर्ट का संरक्षण करती थी, उनका जो राजनीतिक बुद्धि था बहुत ही कुशाग्र था, और उनका लीडरशिप तो खैर ऐसा ही था कि देखिए उस एज का ही नाम तो एलिजाबेथन एज हो गया, और वो गोल्डन पीरियड भी था, गोल्डन एज भी कहते हैं उसे. तो अब मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, सभी का आ रहा था, जब हम इसे पढ़ रहे थे ना तो मेरा भी आ रहा था कि वाई एलिजाबेथन एज इज़ नेम्ड सो. एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज ही क्यों कहते हैं? तो देखिए, द एलिजाबेथन एज इज़ कॉल्ड द एलिजाबेथन एज. क्यों? बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद द रीन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ वन. क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था? क्वीन एलिजाबेथ वन ही वहाँ रूल कर रही थी. पीरियड क्या था? 1558 टू 1603. उनका जो लीडरशिप था वो क्या प्रोवाइड किया था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था? 100 ईयर्स वॉर हो रहे थे. फिर एक महामारी के कारण क्या हो रहा था? बहुत 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ का उनका डेथ हो गया था. डार्क एज हो गया था. उसके बाद जब ये आई तो क्या हुआ? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुआ, इकोनॉमिक में बहुत ही ग्रोथ हुआ. उसके बाद फिर कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर में, ड्रामा में, म्यूज़िक में बहुत ही ग्रोथ हुआ. This period is marked by significant achievements in the arts and is considered a golden era in English history. Hence, it is named after the Queen, so presided over this prosperous and culturally rich time. अब इतने सारे वर्क हुए थे इनके पीरियड में जब ये रूल कर रही थी, तो इसीलिए इस एज का नाम क्या हो गया? एलिजाबेथन एज हो गया. अब एलिजाबेथन एज तक तो ठीक था, इसे अब गोल्डन एज क्यों कहने लगे? तो देखिए, why Elizabethan age is called golden age. The Elizabethan age is called the golden age for the following reason. इसे golden age इस पीरियड को क्यों कहा जाता था? 1558 to 1603 ये जो एलिजाबेथन एज था, इसे गोल्डन एज क्यों कहते हैं? तो देखिए, अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग का टॉपिक एलिजाबेथन पोएट्री ही है, पर एलिजाबेथन पोएट्री क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, और एलिजाबेथन कौन थी, फिर एलिजाबेथन एज को एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं, उस दौरान लिखी गई पोएम्स को एलिजाबेथन पोएट्री कहते हैं. इसीलिए हम लोग ये सब समझ रहे हैं. आपको नोट करना है. एलिजाबेथन पोएट्री जब हम शुरू करेंगे टॉपिक, तब से आपको कॉपी में अच्छे से नोट करना. अभी फ़िलहाल आप समझिए कि द एलिजाबेथन एज इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज फॉर द फॉलोइंग रीज़न. क्यों कहते थे गोल्डन एज? क्यों कहते थे? तो पहला रीज़न था कि कल्चरल फ्लरिशिंग, लिटरेचर एंड ड्रामा, प्रोमिनेंट वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड एडमंड स्पेंसर. इन राइटर्स के द्वारा लिटरेचर एंड ड्रामा में बहुत ही ग्रोथ हुआ. अच्छे अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखे. थिएटर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोटेबल थिएटर लाइक द ग्लोब. तो एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज क्यों कहते हैं? उसका पहला रीज़न है कि उसमें कल्चर बहुत ही फ्लरिश हुआ था. सेकंड, कि उस दौरान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी. क्या आ गई थी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई थी. थर्ड, हम लोग क्यों कहते हैं गोल्डन एज? क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था, ग्रोथ इन मार्केट्स एंड ओवरसीज ट्रेड रूट, फिर एक्सप्लोरेशन, वॉयजेस बाय एडवेंचरर्स लाइक सर फ्रांसिस ड्रेक एंड सर वॉल्टर रिले
उसके बाद एडवांसमेंट इन आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट में, साइंस में, पॉलिटिक्स में, हर जगह डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर गोल्डन एज कहते हैं हम लोग उस पीरियड को। फिर रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट भी हो रहे थे, बहुत सारा कुछ हो रहा था, इसलिए उसे गोल्डन एज कहते हैं। ठीक है, तो गोल्डन एज क्यों कहते हैं आप समझ पाए होंगे। कल्चर फल फूल रहा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी, इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी भी हो रहा था, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, ये सब तो इसमें ग्रोथ हो ही रहा था, रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा था। फिर अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है क्या है, दी एलिजाबेथन पोएट्री। जब हम इस टॉपिक पर आए उससे पहले तो आप समझ पाए होंगे कि एलिजाबेथन पोएट्री क्या है। एलिजाबेथन एज में लिखी गई कविताओं को एलिजाबेथन पोएट्री कहते हैं। अब एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ वन के नाम पर पड़ा था। इतना सब समझने के बाद जब आप एलिजाबेथन पोएट्री को समझेंगे, जानेंगे, तो पहला तो इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, दूसरा समझने में आसानी भी होगा। तो चलिए एलिजाबेथन पोएट्री को समझते हैं। एलिजाबेथन पोएट्री क्या है, शॉर्ट में आपने समझा ना कि उस एलिजाबेथन एज में लिखी गई कविताओं को ही एलिजाबेथन पोएट्री कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आखिर बात क्या है। तो एलिजाबेथन पोएट्री इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द रेनेसा इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन वन। क्वीन एलिजाबेथ वन, इनके इस पीरियड में रेनेसा मतलब जो इंग्लैंड का पुनर्जागरण था, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला था, मतलब अपने पीक पर था। एलिजाबेथन एज में रेनेसा पीक पर था। तो इस पार्ट को, एलिजाबेथन एज को, हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहते हैं। इस पीरियड को गोल्डन एज भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ के आया कि क्यों कहते हैं। Marked by a flourishing of poetry, drama and prose. Elizabethan poetry in particular is characterized by its innovation, rich language and explorations of a theme such as love, beauty, nature and time. तो Elizabethan poetry क्या है? एलिजाबेथ के टाइम में लिखी गई कविताओं को एलिजाबेथन एज कहते हैं, और एलिजाबेथन एज में लिखी गई पोइट्री को एलिजाबेथन पोइट्री कहते हैं, जो कि रेनेसा उस टाइम इंग्लैंड पर पीक पर था, इसीलिए उसे गोल्डन एज भी कहते हैं। तो ये तो था एलिजाबेथन पोइट्री। अब एलिजाबेथन पोइट्री के की फीचर्स क्या क्या है, तो की फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री, सबसे पहला पेट्रार्कन इन्फ्लुएंस। पेट्रार्कन इन्फ्लुएंस में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, देखिए उस दौरान इंग्लैंड में क्या हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, लोग फिर से जाग रहे थे, लिटरेचर के प्रति आकर्षित हो रहे थे, उसमें डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क का ही आता है। और इन्होंने ये कैसे फेमस हुए थे, देखिए एलिजाबेथन पोइट्री वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन पोएट। तो पेट्रार्क जो थे ना, वो इटालियन पोएट ही थे, स्पेशली पेट्रार्क। देखिए पेट्रार्क का नाम यहाँ आ रहा है। The Petrarchan sonnet, with its idealization of a love and a use of elaborate metaphors, was a popular form. However, English poet modified the form to create the Shakespearean sonnet. Student, इस पेट्रार्कन सोनेट में लव को आइडियलाइज तो किया ही जाता था, साथ ही क्या इलेबोरेट किया जाता था, मेटाफर्स। मेटाफर्स का मतलब आपको समझ आ रहा है मेटाफर्स का मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग का तो एक स्पेशली यूनिट ही पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच, पर यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा बता दें कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट कंपेयर्स टू थिंग्स यूजुअली बाय स्टेटिंग दैट वन इज़ अनदर। मतलब दो चीज़ को कंपेयर करते हैं और ऐसा बता देते हैं कि वो चीज़ वही है। जैसे कि यू आर एन ओपन बुक, किसी इंसान को जब वो पूरा खुला खुला से रहता है, सब बात कुछ छुपाता नहीं है, मन में कुछ रखता नहीं है, तो क्या बोल देते हैं, यू आर एन ओपन बुक। अब वो इंसान है, बुक तो है नहीं, लेकिन इंसान को बुक से कंपेयर करके कह दे रहे हैं कि तुम ही बुक हो, और वो भी ओपन बुक हो। तो फिर ऐसा कह देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके कह देना कि तुम वही हो, यही हो जाता है मेटाफर। तो पेट्रार्कन जो सोनेट था ना, एलिजाबेथन एज में सोनेट बहुत सारे लिखे गए थे। तो पेट्रार्कन सोनेट, जो कि पेट्रार्कन सोनेट जो है उसे हम, वे जो पोएट है पेट्रार्कन, इनके नाम पर दिया गया था। ये इटालियन पोएट थे,
थे, इसीलिए इन्हें इटालियन सोनेट भी कहा जाता है जो इन्होंने लिखा था। तो सोनेट में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता है कि पेट्रार्कन सोनेट में सोनेट 14 लाइन्स की होती है। 14 लाइन्स की पोएम को ही कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो कहते हैं सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता था, 14 लाइन्स की तो पोएम होती थी और ये पोएम 2 सेक्शन में डिवाइड रहती थी। पहला होता था ऑक्टेव एंड दूसरा होता था सेस्टेट। क्योंकि ये 14 लाइन्स की पोएम होती थी तो पहला ऑक्टेव में 8 लाइन्स होता था और सेस्टेट में 6 लाइन्स होता था। तो 8 और 6 कितना हो जाता है, 14। तो 14 लाइन्स की पोएम होती थी। अब देखिए, अब ये ऑक्टेव जो है, ये जो ऑक्टेव है ना, ये ऑक्टेव जो 8 लाइन की होती थी, इसका राइम स्कीम क्या होता था, ए बी बी ए एंड ए बी बी ए एंड ए बी ए। कितना हुआ, 8 हुआ ना, तो इसे कहते थे ऑक्टेव। उसके बाद आता है सेस्टेट। सेस्टेट में 6 लाइन का जो था, 6 लाइन वाले में क्या है राइम स्कीम, या तो होगा सी डी या फिर होगा सी डी नहीं होगा, या तो होगा सी डी, यहाँ पर ई फिर सी फिर डी। अच्छा, इसको इरेज करके बताते हैं, यहाँ पर लिखते साफ साफ दिएगा। तो सेस्टेट में क्या होता है, 6 होता है, 6 लाइन का, तो सी डी ऐसा होगा राइम स्कीम। या तो होगा कि सी डी ई सी फिर डी, कुछ ऐसा राइम स्कीम होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि पेट्रार्कन सोनेट कैसा होता था। सोनेट कहने का मतलब है 14 लाइन की पोएम। 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, पहला होता है ऑक्टेव एंड दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव मतलब कि 8 लाइन्स, सेस्टेट मतलब कि 6 लाइन, टोटल जोड़ के हुआ 14। ऑक्टेव की राइम स्कीम होती थी ए बी बी ए एंड सेस्टेट की राइम स्कीम होती है सी डी होगा या फिर सी डी ई होगा। ये होगा सेस्टेट का राइम स्कीम। तो सोनेट में क्या होता है कि जो ये 8 लाइन्स होती है, इसमें होता है क्वेश्चंस या फिर प्रॉब्लम, जो पोएट क्वेश्चन करते हैं या अपने प्रॉब्लम को बताते हैं, और इन 6 लाइन्स में वो बताते हैं सॉल्यूशन या फिर आंसर। तो बीच का एक लाइन या बीच का एक ऐसा पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है, जहाँ पर पोएट खुद ही आंसर करने लगते हैं, उसे हम कहते हैं वोल्टा। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वोल्टा। तो पेट्रार्कन सोनेट में आपको इतना ही याद रखना है कि 14 लाइन की पोएम होती है, ऑक्टेट सेस्टेट में होती है। ऑक्टेट का राइम स्कीम कुछ ऐसा होता है, सेस्टेट का राइम स्कीम कुछ ऐसा होता है, बीच में जो मोड़ आता है उसे कहते हैं वोल्टा। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है जो कि इटालियन पोएट के द्वारा फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लिखी थी, तो इसीलिए इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है शेक्सपियरियन सोनेट। देखिए, द सोनेट बिकम द क्विंटेस्टियल एलिजाबेथन पोएटिक फॉर्म। द शेक्सपियरियन सोनेट comprising 3 quatrains and a final rhyming couplet became a signature of the era. It typically follows the, देखिए राइम स्कीम है, और बता दें कि पुराना ओल्ड सोनेट जो है ना वो पेट्रार्कन सोनेट में है, जो कि इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन जो इंग्लिश सोनेट है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। और उन्होंने सोनेट कैसे लिखा, ऑक्टेव सेस्टेट में नहीं लिखा, उन्होंने लिखा, अब सोनेट है तो सोनेट तो होगी कैसे, कितनी लाइंस की, 14 लाइंस की सोनेट होता 14 लाइंस का ही है। तो शेक्सपियरियन सोनेट भी जो था, मतलब जो इंग्लिश सोनेट भी था, वो भी 14 लाइंस का ही था, पर इसमें क्या था, इसमें 3 क्वाड्रेंट्स था एंड अ फाइनल राइमिंग कपलेट्स था। क्या था, क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट्स में था, और ये किस में था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में था। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स 4 लाइन का, एक क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 लाइन, ऐसा 4 लाइन होगा जिसका अल्टरनेटिव राइम स्कीम होगा, जैसे कि ए बी
ऐसा राइम स्कीम होगा तो इसे हम कहेंगे एक क्वाड्रेंट। तो ऐसा ऐसा 3 क्वाड्रेंट, अगर इसमें 4 लाइन है तो ऐसा ऐसा 3 क्वाड्रेंट होगा तो कितना लाइन हो जाएगा, 12 लाइन्स। और पोएम है 14 लाइन्स की, तो बचा कितना लाइन, 2 लाइन। तो जो कपलेट होता है ना, वो उसका मतलब ही होता है 2 लाइन्स। आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कपल का मतलब क्या होता है, 2 थिंग्स। तो कपलेट में क्या होता है, 2 लाइन्स, जिसका राइम स्कीम क्या हो, मतलब जो राइम स्कीम कहने का क्या मतलब है कि अगर ये लाइन है, पूरा ये लाइन है, तो इसका जो लास्ट वर्ड होगा इसका साउंड सेम होगा। जैसे कैट, मैट, रैट, ये सब क्या होता है, सेम होता है, तो इसका राइम स्कीम सेम होगा। अगर ए है तो ए ही होगा, बी है तो बी होगा। तो आप समझ पाए कि पेट्रार्कन सोनेट क्या था, ऑक्टेव सेस्टेट में डिवाइडेड था, लेकिन जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट्स में डिवाइडेड है। 3 क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट में कितना लाइन होता है, 4 लाइन होता है, जिसका अल्टरनेटिव राइम स्कीम होता है। कपलेट का मतलब 2 लाइन, जिसका राइम स्कीम सेम होता है। इसका जो है जो राइम स्कीम होता है पूरा का पूरा 14 लाइन की सोनेट का, देखिए अच्छा इसमें जो क्वाड्रेंट्स होता है ना, 3 क्वाड्रेंट्स में शेक्सपियर क्वेश्चंस करते थे, प्रॉब्लम्स बताते थे और अचानक की 2 लाइन में आंसर या सॉल्यूशन बता देते थे। तो ये बहुत ही फेमस भी हुए थे अपने इस स्ट्रक्चर से। तो बिकेम अ सिग्नेचर ऑफ द एरा, इट टिपिकली फॉलोज। देखिए अब राइम स्कीम अभी हम बताएं, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव राइम स्कीम वाला 4 लाइन्स। तो देखिए ए बी ये 4 लाइन आपको दिख रहा है, वो भी अल्टरनेट राइम स्कीम का जैसा। फिर ये 4 लाइन दिख रहा है अल्टरनेट राइम स्कीम, जैसे कि सी डी। फिर ये 4 लाइन अल्टरनेट राइम स्कीम। उसके बाद क्या रहता है, कपलेट, जिसका सेम राइम स्कीम है जी 2 लाइन। टोटल कितना हो गया, 14 लाइन। तो यही था सोनेट फॉर्म। फिर आता है पेट्रार्कन इन्फ्लुएंस, 2 टाइप का पोएम हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या आता है कि कौन कौन से थीम पर पोएम लिखे जाते थे। सबसे पहला लव, आइडियलाइज्ड लव ऑफ एन अनरिक्वाइटेड और डिस्टेंट इज अ डोमिनेंट थीम रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्टली लव ट्रेडिशन। लव पे, ब्यूटी पे, टाइम एंड मॉर्टैलिटी पे, नेचर पे इमेजरी का यूज़ किया जाता था, मेटाफर का यूज़ किया जाता था। मेटाफर अभी हमने बताया कि मेटाफर क्या होता है। उसके बाद पास्टोरल पोइट्री, देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है पास्टोरल पोइट्री। दिस जॉनरा आइडियलाइजेज रूरल लाइफ। इस पोइट्री में क्या होता है पता है, रूरल लाइफ को दिखाया जाता है। और लैंडस्केप कहाँ का होता है, पोर्ट्रेइंग शेफर्ड्स इन दी आइडियलिक सेटिंग। शेफर्ड्स का मतलब चरवाहा, गांव का जगह दिखाया जाता है, देहात टाइप का जगह दिखाया जाता है पास्टोरल पोएट्री में। प्रोमिनेंट पोएट्स लाइक एडमंड स्पेंसर एंड सर फिलिप सिडनी कंट्रीब्यूटेड टू दिस जॉनरा। इन पोएट्स ने इस जॉनराज में पोएम बहुत सारे अच्छे वर्क्स लिखे, बहुत अच्छे पोएट्रीज दिए हैं। फिर कोर्टली लव ट्रेडिशन, एलिजाबेथन पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स द कन्वेंशंस ऑफ अ कोर्टली लव where the beloved is seen as a unattainable figure and a lover's devotion is emphasized। देखिए एलिजाबेथन पोइट्री हमने जाना कि होता क्या है, उस दौरान के प्रोमिनेंट पोइट्स कौन कौन थे। एलिजाबेथन पोइट्री में सोनेट आता है, फिर पास्टोरल पोइट्री आता है। अब देखिए उस दौरान के प्रोमिनेंट पोएट कौन कौन थे, फेमस पोएट कौन कौन थे। तो पहला सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी नोन फॉर हिज सोनेट, सोनेट आपने समझा 14 लाइन की पोएम। सीक्वेंस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। सिडनीज वर्क इज अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में ये पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, मतलब इटालियन सोनेट को। हिज पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन, किसमें टेंशन दिखाया जाता था, पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट पैशंस में। उसके बाद आए एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर इज द बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन एंड एपिक पोएम। ये क्या है, एक एपिक पोएम है। एपिक पोएम में क्या होता है, ब्रेवरी दिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है। सेलिब्रेटिंग दी वर्च्यूज़ ऑफ एलिजाबेथ वन, तो इन्होंने एलिजाबेथ वन के कार्यकाल को फेरी क्वीन में दिखाया है। ही ऑल्सो रोट अ सीरीज ऑफ सोनेट, इन्होंने भी सीरीज ऑफ सोनेट लिखा। एमोरेटी विच क्रॉनिकल हिज कोर्टशिप्स एंड मैरिज। विलियम शेक्सपियर
While Shakespeare is primarily known for his play, his contribution to Elizabethan poetry is substantial. यूँ तो विलियम शेक्सपियर प्ले लिखते थे, पर एलिजाबेथन पोएट्री में भी उनका कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखे, जिसमें उन्होंने लव, ब्यूटी, टाइम एंड मोर्टैलिटी को दर्शाया. The sequence is notable for its complex portrayal of relationships including the fair youth and the dark lady. क्रिस्टोफर मार्लो, देखिए इन दोनों का सेम डेट ऑफ मतलब सेम ईयर में बर्थ हुआ था. मार्लो, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, is known for his dramatic work and his pastoral poem, The Passionate Shepherd to His Love, which epitomizes the pastoral tradition ऑफ द टाइम. ये पास्टरल पोइट्री लिखते थे. उस दौरान सोनेट फेमस था, पास्टरल पोइट्री फेमस था, तो ये उनके लिए फेमस है. और विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो सेम ईयर में इनका बर्थ हुआ था. उसके बाद है सर वॉल्टर रिले. रिले, अ स्टेट्समैन, एक्सप्लोरर एंड पोएट, इज़ नोन फॉर हिज लिरिक पोइट्री. लिरिक पोइट्री आप समझ पा रहे हैं, जो बहुत ही शॉर्ट होती थी. लिरिक पोइट्री में क्या होता है, लिरिक एक पोइट्री का ही टाइप है. जैसा कि कोई सॉन्ग का आप देखते हैं कि सॉन्ग है तो उसका लिरिक होता है, फिर लोग उसे गाते हैं. मतलब पहले रिटन फॉर्म में सॉन्ग होता है, लिरिक्स लिखा जाता है, फिर लोग उसे गाते हैं. तो लिरिक्स कैसा होता है, छोटा होता है, बहुत ही आसान शब्दों में होता है कि लोग उसे समझ जाए और गा पाए. तो लिरिक क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ पोइट्री जिसे गाकर भी सुनाया जा सके और बहुत ही शॉर्ट हो, इजी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए. तो ये क्या थे, सर वॉल्टर रिले. वॉल्टर रेले is known for his lyric poetry, often reflecting the tension between demands of public life and personal desires. मतलब पब्लिक लाइफ का क्या डिमांड है और खुद के पर्सनल्स के क्या डिज़ायर है, इस पे हमेशा मतलब टेंशन बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में लिखते थे. हिज पोएम द नेम रिप्लाई टू द शेफर्ड इज़ अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू मार्लोस पास्टरल. मतलब क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई जो पास्टरल पोइट्री थी उसका रिप्लाई डायरेक्ट रिस्पॉन्स था. ये वो उनकी जो ये पोइट्री थी. ठीक है, तो ये कुछ फेमस राइटर्स थे एलिजाबेथन पोइट्री के. एलिजाबेथन पोइट्री कोई टाइप ऑफ पोइट्री है जिसमें सोनेट भी आता है, पास्टरल पोइट्री भी आता है, लिरिक पोइट्री भी आता है. तो आप इन सब से समझ पाए होंगे कि एलिजाबेथन पोइट्री होता क्या है. इसमें सोनेट आता है, सोनेट लिखे गए, बहुत ही अच्छे अच्छे सोनेट दिए गए बहुत फेमस राइटर्स के द्वारा. उसके बाद फिर इसमें लिरिक पोइट्री का भी नाम आया है, पास्टरल पोइट्री का भी नाम आया है. तो इन सारे पोइट्रीज़ एलिजाबेथन एज में काफ़ी डेवलप हुए और इन्हें एलिजाबेथन पोइट्री भी कहते हैं. तो एलिजाबेथन पोइट्री को आप समझ पाए होंगे अच्छे से. तो देखिए एलिजाबेथन पोइट्री की जब पोइट्री फिर वहाँ उस टाइम के पोइट्स को हमने देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या था आखिर एलिजाबेथन पोइट्री को पढ़ने का. तो कल्चरल रिफ्लेक्शन, एलिजाबेथन पोइट्री मिरर्स द वैल्यूज़, कंसर्न्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ द रेनेसां, एम्फेसाइजिंग ह्यूमैनिज्म. इस दौरान पर क्या हो गया था, ह्यूमैनिज्म पर बल था, मतलब कि मानवता पर. धर्म ही सब कुछ नहीं है. मतलब इससे पहले क्या होता था कि धर्म ही सब कुछ है. चर्च की बात पर ज़्यादा, चर्च का बात लोग ज़्यादा सुनते थे, लेकिन उसके बाद ह्यूमैनिज्म का भी थीम आया. रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड एक्सप्लोरेशंस ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल एंड इमोशंस. उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन लैटर पोइट्री, द फॉर्म्स, थीम्स एंड स्टाइलिस्टिक इनोवेशंस ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश पोइट्री इन द फॉलोइंग सेंचुरीज. तो ये सिग्निफिकेंस था. क्या क्या था, कल्चरल रिफ्लेक्शंस था कि अब धर्म ही सब कुछ है, मतलब अंधविश्वास नहीं करना है. ह्यूमैनिज्म, मानवता पर भी लोग क्या किए, अपना क्लासिकल लिटरेचर को रिडिस्कवर किए, ह्यूमन पोटेंशियल को उन्होंने समझा, इमोशंस को समझा और बहुत ही डेवलपमेंट हुआ उस पीरियड में. तो ये था एलिजाबेथन पोइट्री. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.